गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के लेक्चर्स में आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करेंगे। वो सेक्शन है सेक्शन 135A। ये सेक्शन फेसलेस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पर है और ये सेक्शन रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020 इंट्रोड्यूस किया गया। इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया कि सरकार एक नोटिफिकेशन के द्वारा एसएससी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रूल्स बना सकती है या प्रोसीजर को डिफाइन कर सकती है कि इस प्रोसीजर के मुताबिक ही एसएससी से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सकती है एक फेसलेस तरीके से विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। फ्रेंड्स, एक नोटिफिकेशन एक रिसेंटली अभी इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। ये नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन स्कीम 2021 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है वो इशू किया गया है। ये नोटिफिकेशन 13 दिसंबर 2021 को लाया गया। इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। वो डेफिनेशंस टेक्निकल डेफिनेशंस हैं, इसलिए मैं उन डेफिनेशंस को एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो इस नोटिफिकेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था तो उस टाइम एसएससी को नोटिस जो है वो स्पीड पोस्ट के द्वारा इशू किया जाता था और कई बार नोटिस सर्वर भी या इंस्पेक्टर जो है वो नोटिस एसएससी के यहाँ डिलीवर करके आता था। और बहुत जगह केसेस के अंदर ऐसा होता था कि नोटिस ना मिलने की एक बहुत बड़ी प्ली जो है वो एसएससी लेता था। लेकिन क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का युग है, इसके अंदर सब कुछ जो है वो मोबाइल से और ईमेल अकाउंट से चल रहा है। जितने भी नोटिसेस मोबाइल पर भेजे जाते हैं या जो एसएससी की ईमेल पर भेजे जाते हैं उन सबको एक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो माना जाता है। अब डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन इशू करके यहां पे ये बताने की कोशिश की है कि जो ईमेल एड्रेस है वो कौन कौन से ईमेल एड्रेस एसएससी के माने जाएंगे, और यदि उन सारे ईमेल आईडी में से किसी एक पर भी एसएससी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो माना जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन की मंशा जो है वो इशू करने की लगती है। फ्रेंड्स, हमारे देश के अंदर बहुत सारी लॉबी ऐसी है जो कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। खाली प्रोफेशनल्स या कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले जो एसएससीज हैं वो अपने ईमेल आईडी पर बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जो एक मीडियोकर टाइप ऑफ एसएससी है या स्मॉल एसएससी है वो अपनी ईमेल आईडी को कई बार सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाता और कई बार ऐसा होता है कि उसके ईमेल आईडी जो है वो काफ़ी टाइम यूज़ ना होने से डीएक्टिवेट हो जाते हैं या वो उनके पासवर्ड्स को भूल जाता है। बहरहाल, इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि ये सारे ईमेल आईडीज जो इस नोटिफिकेशन में बताए गए हैं, यदि उनमें से किसी भी ईमेल आईडी पर डिपार्टमेंट नोटिस को दे देगा तो वो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस माना जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर ये कहता है कि यदि जो एसएससी का इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल होता है, अकाउंट होता है, उसमें जो ईमेल आईडी एसएससी ने दिया हुआ है वो एसएससी का ईमेल आईडी माना जाएगा। दूसरा, ये कहा गया है कि जो एसएससी ने अपनी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो अपना ईमेल आईडी दिया है वो भी एसएससी का ईमेल आईडी माना जा सकता है। तीसरा, डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि एसएससी जब अपना पैन नंबर का फॉर्म भरता है तो उसके अंदर जो एसएससी ने अपना ईमेल आईडी दिया है वो भी एसएससी का ईमेल आईडी लिया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे, यदि एसएससी ने अपने आधार नंबर के अंदर कोई ईमेल आईडी दिया हुआ है तो वो भी एसएससी का ईमेल आईडी माना जाएगा। कंपनीज के केस में यदि कंपनीज ने आरओसी के अंदर अपना कोई ईमेल आईडी दिया हुआ है जो कि मास्टर डाटा में आता है तो वो कंपनी का ईमेल आईडी इनकम टैक्स अपने पर्पसेस के लिए मानेगा। और साथ में एंड में ये भी कहा गया कि इसके अलावा यदि एसएससी ने कोई अपना और ऐसा ईमेल आईडी है जो डिपार्टमेंट को दिया हुआ है
तो डिपार्टमेंट उस ईमेल आईडी पे भी आपको नोटिस भेज सकता है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना सिंपल है, इसकी जो रिपरकेशंस आएंगी वो बहुत एक इतना लिटिगेशन को बढ़ावा देने वाली होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई एक एसएससी अपने प्रोफेशनल को चेंज करता है तो कई बार एक प्रोफेशनल का ईमेल आईडी वहां डाला होता है, तो लेकिन एसएससी को ये ध्यान नहीं रहता कि ए प्रोफेशनल से वो बी प्रोफेशनल का ईमेल आईडी दे दे। आधार नंबर में कई बार हो सकता है कोई अलग ईमेल आईडी हो और उसके पैन नंबर में कोई अलग ईमेल आईडी हो, और एसएससी इतने सारे ईमेल आईडीज को ना ऑपरेट करता हो। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट को एक कितनी वाइड पावर्स दे रहा है, और एसएससी के लिए किसी भी तरीके की प्ली लेने का और बचाव का स्कोप नहीं है। उसको एसएससी को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन के अंदर एक मोबाइल नंबर के बारे में कहा गया है कि कौन कौन सा मोबाइल नंबर जो है वो ये माना जाएगा कि यदि डिपार्टमेंट ने उस मोबाइल नंबर पे भी उसको मैसेज भेज दिया तो वो मोबाइल नंबर एसएससी के लिए उस मोबाइल नंबर पे भेजा हुआ मैसेज एसएससी के लिए वैलिड नोटिस माना जाएगा। इसमें कहा गया यदि कोई मोबाइल नंबर एसएससी का है, उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का है, उसने अपने प्रोफाइल में यदि कोई और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यदि उसने कोई अपने आधार में कोई मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो ये सारे मोबाइल नंबर जो है वो एसएससी के मोबाइल नंबर माने जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा उससे कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब एसएससी को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा कि एसएससी जो है वो इन मोबाइल नंबर को और अपने ईमेल आईडी को बिल्कुल दुरुस्त रखे। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है जो मेन मुद्दे की बात करता है वो कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन के लिए करता है। इसके अंदर एसएससी से जो इंफॉर्मेशन बेसिकली मंगाई जाती है वो सेक्शन 133 के अंदर मंगाई जाती है, या तो एसएससी से 133(6) के अंदर इंफॉर्मेशन मंगाई जाती थी, या एसएससी से सेक्शन 131 जब उसको एक पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया जाता था। जहां तक 133 सब सेक्शन 6 की बात है तो उसके अंदर एसएससी एक लेटर लिख करके अपना जवाब दे देता है, लेकिन जो 131 है जहां पे पर्सनल अपीयरेंस की बात आती थी तो वो एक एसएससी का वो भी एक जरिया था हरेसमेंट होने का, क्योंकि ऑफिसर्स कई बार जो नोटिस में लैंग्वेज लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि आपको जब तक मेरा ऑफिस नहीं छोड़ना होगा जब तक मैं आपको नहीं कह दूंगा। तो 2-2 घंटे एसएससी वेट करता था। वेट करने के बाद जब उसका नंबर आता था तो कई बार साहब लंच पे चले जाते थे और पूरा एक एसएससी का सेक्शन 131 का नोटिस पूरे उसके दिन को खराब कर देता था। और कई बार तो बाद में जाते जाते उसको एक और नोटिस थमा देते थे कि अब आप कल आ जाइएगा। तो इस तरीके का जो हरेसमेंट टैक्स पेयर का होता था वो शायद इस नोटिफिकेशन से थोड़ा सा कम हो, क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी नोटिस भेजा जाएगा वो नोटिस जो है वो विद डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एसएससी को भेजा जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आपको नोटिफिकेशन कोई नोटिस आता है और जिसके अंदर ऑफिसर के खाली सिग्नेचर हैं, पेन से सिग्नेचर किए हुए हैं और डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, तो वो नोटिस भी वैलिड नोटिस नहीं माना जाएगा। और इसके अंदर ये भी कहा गया है कि बाकायदा नोटिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी डिपार्टमेंट उसका भी जो पूरा एसएससी ने जो अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए भी उसका पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड्स जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा सेट किए जाएंगे। इस केस में इसमें 2 चीजें निकलती हैं कि जो नोटिस का जवाब देने का फॉर्मेट जो है डिफाइन होगा और जो नोटिस होगा वो डिजिटल सिग्नेचर जो ऑफिसर नोटिस देगा उसके डिजिटल सिग्नेचर उसमें होंगे। ये नोटिफिकेशन एक पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत एसएससी का फेवर करता है। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर पर्सनली और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग। तो कई बार एसएससी को एक पर्सनल जब अपीयरेंस का नोटिस आता था तो एक एसएससी के लिए एक उसके स्टमक में बटरफ्लाइज बन जाती थी, और कई बार एसएससी अपने प्रोफेशनल को भी लेके जाता था तो उस टाइम सेक्शन 131 के नोटिस में जहाँ जो जिसको समन्स बोला जाता है वहाँ पे प्रोफेशनल को अलाउ नहीं किया जाता था। बेसिकली समन्स में जो कोर्ट्स का ये कहना है कि प्रोफेशनल की इसलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि समन्स में डिपार्टमेंट को कोई भी लॉ पॉइंट का क्वेश्चन पूछने का हक नहीं होता। तो इसीलिए ये कहा कोर्ट्स के ये डिसीजन हैं बहुत सारे कि एक प्रोफेशनल जो है वो एसएससी के साथ अकम्पनी नहीं कर सकता। सेक्शन 131 समन्स के केस में जब उसको पर्सनली बुलाया जाता है तब प्रोफेशनल जो है वो उसको अकम्पनी नहीं कर सकता। लेकिन
कुछ कोर्स ने ये भी कहा है कि यदि जब एसएससी से पूछताछ हो रही है तो उसका प्रोफेशनल जो है वो दूर बैठ सकता है, ताकि कोई भी एसएससी के साथ जो है वो किसी तरीके का मिसबिहेव ना हो, उस चीज को नोटिस करने के लिए। बहरहाल इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि किसी भी एसएससी को या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर पर्सनली और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग। और फिर सेकंड बात इसमें यह कही गई है कि यदि एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा लगता है कि उसकी पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत है, तो वेयर पर्सनल अपीयरेंस इज रिक्वेस्टेड बाय सच पर्सन द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में अलाउ पर्सनल अपीयरेंस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेलीफोनी टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब यदि पर्सनली उसकी प्रेजेंस चाहिए भी होगी तो उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी, उसका जो अपीयरेंस होगा, जो उससे पूछताछ की जाएगी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। इससे एसएससी के लिए एक जो डिपार्टमेंट जाकर के एक ऑफिसर के सामने जो वहां पे बंद कमरे के अंदर जो उसके साथ बिहेवियर होता था उस पर शायद एक बहुत रोक लगेगी। और यदि इस टाइप का नोटिफिकेशन यदि जीएसटी के लिए भी आता है तो दैट विल बी ए वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि इस टाइम जो जीएसटी के नोटिस आते हैं, ये एक ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है कि वहां पे एसएससी और प्रोफेशनल्स के साथ बहुत एक काफी मिसबिहेव किया जाता है। सो as far as this part of this notification is concerned, that is a very welcome move by the government, and I hope that the true soul of this notification will be achieved by the government. Friends, this notification is very important, section 135A, and this notification should be read in conjunction with each other, so that the SSC can realize the importance of the email ID and the mobile number of the SSC and his professionals. So in future, it is the duty of every SSC and every professional to put the right email ID and mobile number into the income tax portal, into the PAN number, into the Aadhaar number, so that all the notifications and all the information can be achieved on the real email ID and the phone number on which the mobile number is active. Thank you, friends. Thank you.